हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी गंतव्य। तो शुरू करें कहानी गंतव्य। आज सुबह से ही वो उदास था, उठा भी देर से था। उसके मुरझाए चेहरे को देखकर कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। बहुत ही अनमने ढंग से तैयार हो रहा था वो। उसकी चाल का ढीलापन स्पष्ट रूप से ये व्यक्त कर रहा था कि उसकी जाने में बिल्कुल रुचि नहीं। यंत्र चालित सा वो नित्य कर्म किए जा रहा था। नहाकर निकला तो बहन ने उसकी सबसे सुंदर कमीज और पैंट प्रेस करके पकड़ा दी। कुछ महीने पहले ही ये कमीज पिताजी ने उसे आईएएस के इंटरव्यू में जाने के लिए बनवा कर दी थी। चंद महीनों में ही जैसे उसकी दुनिया बदल गई। कपड़े पहनते पहनते उसे पिताजी की याद आ गई। अभी पिछले ही महीने हार्ट अटैक से अचानक ही पिताजी कालग्रसित हो गए। सब अचंभित रह गए थे कि 55 वर्ष की उम्र में हंसते बतियाते पूर्णतया स्वस्थ काशीराम को अचानक ये क्या हो गया। अभी तो केवल एक ही लड़की की पिछले वर्ष शादी की थी। 2 लड़कियां तो अभी पढ़ रही थीं और वो स्वयं एमएससी फिजिक्स करने के बाद नौकरी की तलाश में था। वो अपने पिता की आकस्मिक मौत के लिए जब भी कारण ढूंढने का प्रयत्न करता तो स्वयं अपने को उत्तरदायी पाता। उसने सुना था कि हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को होता है जो अत्यधिक मानसिक तनाव से ग्रस्त हों। अपने पिता के मानसिक तनाव का कारण वो था, लेकिन जब परिस्थितियां ही ऐसी थीं तो उनके लिए वो दोषी क्यों। इसी मानसिक उधेड़ बुन में उसने सुना, अनिल नाश्ता ले लो और लंच रख लो बेटे, जरा होशियारी से काम करना, अब तो तुम्ही पर हम सबकी जिम्मेदारी है। कहते कहते माँ के नेत्र अश्रुप्लावित हो गए। उसकी आंखों की कोरें भी गीली हो आईं और उसने मुंह फेर लिया। नाश्ते में दूध और मक्खन ब्रेड देखकर उसे विरक्ति सी हुई। पिताजी हमेशा माँ को कहते, देखो अनिल को दोनों टाइम दूध और मक्खन जरूर देना, इसने बहुत बड़ा इम्तहान देना है, बहुत ही होनहार लड़का है मेरा, जरूर एक दिन मेरा नाम करेगा। बिना नाश्ता किए वो लंच उठाकर निकल पड़ा। बहुत आशाएं थीं उसके पिता को उससे। स्वयं क्लर्क होकर भी बेटे के लिए ऊंचे सपने संजोए थे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में जब वो पूरे स्कूल में प्रथम पास हुआ था तो पिताजी ने अपने सरकारी मकान के पूरे ग्राउंड में 4-4 लड्डू बांटे थे। उसी दिन से पिताजी ने उसे कहा था कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। तब वो आईएएस के बारे में इतना ही जानता था कि अफसर बनने पर बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर मिलते हैं। पिताजी भुक्तभोगी होने के कारण ये जान गए थे कि सफलता की कुंजी अंग्रेजी बोलने में है। उसने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। पिताजी ने समझा दिया था कि कॉलेज में ऐसे ही छात्रों से दोस्ती रखनी है जो पब्लिक स्कूल के पढ़े हों और जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हों। कॉलेज में कुछ दिन जाने के बाद ही वो समझ गया था कि पिताजी उसकी जैसी संगत चाहते हैं वैसी उसे नहीं मिल सकती। पिताजी ने कभी ये सोचने का प्रयत्न ही नहीं किया था कि पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों के चाल ढाल, हाव भाव और वेशभूषा सभी में उनकी विशिष्टता की झलक है। उसकी सरकारी स्कूल की छाप कैसे मिट सकती थी। उसने अपनी वेशभूषा को कुछ आधुनिक रूप दिया, लेकिन अपने परंपरागत हाव भावों को बदलने में वो असफल रहा। कॉलेज में अपनी ही तरह के आए 2-3 लड़कों से मित्रता भी कर ली। वे लड़के पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, केवल शौकिया तौर पर बीएससी ऑनर्स में आ गए थे। अनिल को उनमें उनकी भाषा में अपनापन दिखता। एक दिन उनके घर आने पर पिताजी ने उनसे बात की और उनके जाने के बाद उसे बहुत फटकारा कि इन आवारा लड़कों के साथ रहोगे तो खाक आईएएस अफसर बनोगे। उसने दबे शब्दों में अपनी समस्या बताई कि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता। पिताजी शायद उसकी समस्या समझ गए थे। अगले ही दिन उन्होंने 100 रुपये देकर कहा था किसी अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले स्कूल में भर्ती हो जाओ और साथ ही साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दो। रात को घर लौटने पर उसने अपनी मेज पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताबें पढ़ी देखीं तो क्षण भर के लिए उसे अपने पिता पर बहुत तरस आया था कि बेचारे उसके लिए क्या कुछ नहीं करते। इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल ज्वाइन करके उसे बहुत ही निराशा हाथ लगी। वहाँ ऐसे लोग अंग्रेजी सीखने आते कि जिन्हें अंग्रेजी के साधारण शब्द भी रशियन भाषा के से प्रतीत होते। उसका तो अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छा था। अंग्रेजी में उसके नंबर भी हमेशा अच्छे ही आते थे। 4-5 दिन में ही वो इस स्कूल से उब गया और पूरे महीने की फीस छोड़कर उसने वो स्कूल छोड़ दिया।
केंद्रीय सचिवालय जाती हुई बस में शीशे के बाहर झांकता हुआ वो पुनः अतीत की स्मृतियों में खो गया। अपने पिता के निर्देशानुसार उसने उन लड़कों का साथ छोड़ दिया था, लेकिन वो किसी अन्य को भी दोस्त नहीं बना सका था। वो अब अंतर्मुखी बन गया था, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता और केवल आवश्यक बातचीत तक ही सीमित रहता। वो छोटे छोटे वाक्य बनाकर अंग्रेजी बोल लेता था, लेकिन फ्लुएंसी की कमी के कारण अपने प्राध्यापकों से भी समस्याओं का समाधान पूछने में घबराता। अपने स्कूल में तो उसका धड़ल्ला था, वो प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ तो प्रतियोगिता कठिन थी। फिर भी वो बहुत होशियार नहीं तो बहुत नालायक भी नहीं था। अपने वर्ग की तरह परीक्षा में अंक प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी वो मध्यम श्रेणी में ही आता था। बीएससी करने के बाद पिताजी की इच्छा अनुसार उसने एमएससी ज्वाइन कर लिया था। उसने स्वयं कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि उसे क्या बनना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। पिताजी को ऑफिस में लोगों ने कहा कि बीएससी फिजिक्स का स्कोप बढ़ रहा है, तो उसे वही दिला दिया गया। उसने भी कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि उसका तो केवल एक ही कार्य था, पढ़ना और अच्छे अंक प्राप्त करना। उसने बखूबी वो कार्य निभाया, लेकिन अपने सांवले पतले दुबले व्यक्तित्व को नहीं बदल पाया। वो अपने आप को कभी इतना आकर्षक नहीं बना पाया कि उससे बात करते ही लोग प्रभावित हो उठें। परंपरागत मध्यम श्रेणी के मूल्यों की कद्र करता हुआ वो अपने बड़ों से डरा व सहमा सा रहता। सोचते सोचते बस उद्योग भवन पहुंच गई। यही उसका स्टैंड है। वो बस से उतरा तो घड़ी में समय देखकर उसे लगा कि अभी 10-15 मिनट हैं ऑफिस पहुंचने में। वो बोट क्लब की ओर बढ़ चला है। लाल बत्ती पर अचानक उसका ध्यान सामने खड़ी चमचमाती लाल मारुति पर पड़ा है। उसका कलेजा धक से रह गया, ये देखकर कि उस मारुति का चालक और कोई नहीं, उसका वही दोस्त है जिसे सब आवारा समझते थे। उसने अपना मुंह मोड़ लिया है ताकि दोस्त उसे पहचान न सके। एमएससी करते समय एक दिन इसी दोस्त ने बताया था कि उसने स्पोर्ट्स पार्ट्स का काम शुरू किया है, क्योंकि कम अंक होने के कारण उसे एमएससी में दाखिला नहीं मिल पाया था। एक ओर राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ इंडिया गेट देखकर उसे फिर से पिता के कथन का स्मरण हो आया कि आईएएस अवश्य करना है। एमएससी करने के बाद उसने कोई अन्य सर्विस तलाश करने के बजाय आईएएस की तैयारी की। वो अपने प्रथम प्रयास में असफल रहा। प्रिलिमिनरी तो पास कर लिया था, लेकिन मेन नहीं कर पाया था। प्रारंभिक परीक्षा पास करने से ही पिताजी ने सोचा था जैसे अब आईएएस बना ही समझो। अपनी पहली बार की कमियों को दूर करके उसने फिर दोबारा परीक्षा दी थी। इस बार वो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मेन एग्ज़ाम में भी निकल गया था। पिताजी तो जैसे एकदम जोश में भर गए थे। इंटरव्यू के लिए नए कपड़े बनवाए गए थे। वो इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू देने के लिए आए अन्य लोगों को देखकर ही वो कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो गया था। उसे लग रहा था कि उसके माथे पर सरकारी स्कूल की छाप बरकरार है। उसकी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, इसलिए इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही होना स्वाभाविक था। इंटरव्यू लेने वालों की धारा प्रवाह अंग्रेजी सुनकर वो उत्तर जानकर भी ठीक प्रकार से बोलने में डगमगा गया, और इस एक बार की डगमगाहट ने उसे इतना नर्वस कर दिया कि वो पसीने पसीने हो आया। एक आईएएस ऑफिसर ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हो सकता था जिसके पसीने प्रश्न सुनते ही छूट जाएं। ऐसा सोचकर बिना तथ्यों की सही जांच पड़ताल किए उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके रिजेक्शन का समाचार पिताजी के लिए बहुत ही दुखदाई बन गया था, लेकिन फिर भी पिताजी ने उसे तीसरी बार प्रयास करने के लिए कहा था। उसने एकाग्र होकर तैयारी शुरू कर भी दी थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जैसे अचानक आसमान फट पड़ा हो। वो बेरोजगार था, इसलिए पिताजी के स्थान पर उसकी नियुक्ति की अनुमति मिल गई थी। यही एक तरीका था जिसके माध्यम से सरकारी मकान अपने हाथ में बना रह सकता था और आय का भी जरिया बन सकता था। इस एक महीने में जो भी सांत्वना देने घर आता, यही समझाता, अब तुम ही बड़े हो, तुम्हारी ही सब जिम्मेदारी है। उसे लगा जैसे उसकी उम्र इस एक महीने में कई साल बढ़ गई है। ऑफिस का टाइम होने वाला था। आज उद्योग भवन में अपने पिता के स्थान पर उसकी नियुक्ति का पहला दिन था। जिस सीट पर उसके पिता बरसों बैठते रहे और यही तमन्ना करते रहे कि उनका बेटा उस सीट पर ना बैठे, आज वक्त ने उसे उसी सीट पर लाकर बिठा दिया है। उसने ऑफिसर को नमस्ते करके ज्वाइनिंग लेटर दिया है, तो उसे लगा है जैसे ऑफिस में सभी की आंखें उसे घूर रही हों, उसका मजाक उड़ा रही हों कि बन गए अफसर। अभी आप सुन रहे थे
उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी गंतव्य। कल मिलेंगे फिर किसी बढ़िया कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।